नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट तैयारी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी के बारे में, कैसे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि जो पिछले साल नियम चेंज हुए हैं, क्या अपडेट हुआ है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसमें बदलाव हुए हैं, क्या क्या प्रोसेस है और कैसे आप जो है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके देश सेवा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी में जाने के लिए इसमें कौन कौन से लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कोई भी बंदा जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो, यानी कि कोई भी कास्ट हो उनका, या फिर कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, या फिर वो इंडियन हो या फिर वो नेपाली हो, ये भी जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप अगर इंडियन कैंडिडेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप नेपाली हैं फिर भी आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं चलता। आपको कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन भी नहीं मिलती, सभी को यहाँ पे सामान्य ट्रीट किया जाता है, यानी कि सबको सामान्य तौर पर यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी अलग से छूट नहीं मिलने वाली, ना ही हाइट में, ना ही आपको अपनी दौड़ में कोई भी छूट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। सभी को यहाँ पे समान जो है श्रेणी में रखा जाता है और सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों चलिए दोस्तों आगे जो इसका दूसरा जो टॉपिक है वो है दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन, कितना मैं पास करूँ या फिर कितना मैं पढ़ करके जो है इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी में आजकल जो है क्वालिफिकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन की जब बात आती है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको 10वीं पास होना होगा और 10वीं में हर एक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए, याद रखना होगा आपको ये भी। और यहाँ पे 45% नंबर जो है टोटल 10th में आया हुआ होना चाहिए, यानी सेकंड डिवीजन कम से कम आपने पास किया होगा 10th में, और हर एक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बार एक नियम में चेंज हुआ, पिछले जितनी भी भर्ती आती थी उसमें साफ साफ लिखा रहता था कि नो परसेंटेज रिक्वायर्ड, ऐसे करके आपको इन्फॉर्मेशन मिलता था कि अगर आपके पास 12th में अगर आपने 12th कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपको यहाँ पे कोई भी जो है अलग से मतलब परसेंटेज दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों इस नियम को बदल दिया गया है, अब 12th की यहाँ पे डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं है। आपको 10th में हर एक सब्जेक्ट में 33% चाहिए ही होगा और 45% नंबर आपको टोटल यहाँ पर चाहिए होगा। 10th में सेकंड डिवीजन कम से कम चाहिए ही होगा। यहाँ पर रही क्वालिफिकेशन की बात। लेकिन दोस्तों आगे हम बात करते हैं यहाँ पर अगर एज की, तो दोस्तों एज यहाँ पर बिल्कुल सेम है। इसका डेट ऑफ बर्थ हर साल चेंज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस बार दोस्तों जो एज यहाँ पर रखी गई है, कह सकते हैं जो एज होती है इंडियन आर्मी जीडी की, वो 17.5 से लेकर के 21 साल होती है, यानी कि 17.5 ईयर से लेकर आप 21 ईयर्स तक के लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लड़कियों की भर्ती आने लगी है, तो लड़का लड़की दोनों के लिए सेम होता है, यहाँ पर दोनों कंडीशन बिल्कुल सेम यहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस सब्जेक्ट में कि यहाँ पे मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, यानी कि जो बंदे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग इसके लिए जाना चाहते हैं, क्या वो शादीशुदा है तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट होती है, फिर जो नोटिफिकेशन आती है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप अगर अनमैरिड है तभी आपको इंडियन आर्मी इन्वाइट करती है कि आप जॉब करें, अदरवाइज आप जॉब नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप अनमैरिड है तभी आप जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तभी आप जनरल ड्यूटी में जा पाएंगे, या फिर इंडियन आर्मी की जितनी भी जॉब आती है सोल्जर पोस्ट की, उसमें आपको अनमैरिड ही मांगा जाता है। आप जो है अगर अनमैरिड है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप शादी कर चुके हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं आती सोल्जर के लिए, आपको याद रखना होगा। दोस्तों उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि किस किस रीजन में कितना हाइट यहाँ पे बोला गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए जनरल ड्यूटी में जाने के लिए। तो दोस्तों अलग अलग रीजन में अलग अलग हाइट होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। अगर आप वेस्टर्न रीजन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे 166 यहाँ पे जो है आपका हाइट बोला जाता है। यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सेंटीमीटर में दी गई है, यानी कि अगर आपका 166 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो आप वेस्टर्न रीजन से अगर आते हैं तो आप अप्लीकेबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ईस्टर्न रीजन के लोग होते हैं जो 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट है, तो आप जो है इसमें जा सकते हैं। अगर जो वेस्टर्न प्लेन्स में आते हैं उनका अलग अलग यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा यहाँ पे अलग अलग रीजन का दिया हुआ है, सेंट्रल रीजन हो या फिर साउथर्न रीजन हो। तो आप जिस रीजन में आते हैं वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करें कि आप किस रीजन में आते हैं, बस आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा ईस्टर्न रीजन इंडियन आर्मी, आपका वहाँ पे पूरा जितना भी स्टेट है वहाँ पे नाम आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं, इतना पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं, वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट अब चेस्ट की बात, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट भी होता है जीडी में, और यहाँ पे मिनिमम चेस्ट जो है वो 77 सेंटीमीटर बोला जाता है, और इसमें सांस लेने के बाद वो 5 सेंटीमीटर कम से कम जो है फूलना चाहिए, ये भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन 77 कुछ कुछ रीजन में ये कम भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जितनी भी रीजन है वहाँ पे 77 नॉर्मल चेस्ट पाया जाता है कि आपका होना ही चाहिए। उसके अलावा 5 सेंटीमीटर वो सांस लेने के बाद फूलना चाहिए। 50 केजी बहुत सारे जगह में जो है आपको मिलेगा, आपका 50 केजी वेट होना चाहिए, लेकिन गोरखा वगैरह के लिए स्पेशल छूट होती है, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको जितनी भी नोटिफिकेशन जब आती है इंडियन आर्मी की तो हमें पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। वैसे हम इसका वीडियो ही बना देते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ सके, तो आप उस वीडियो को भी देख करके समझ सकते हैं, या फिर पिछले साल जितनी भर्ती आई थी उसमें आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी बिल्कुल वही सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन आपको इस साल भी जो आएगी भर्ती वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि आप पुरानी भर्ती की नोटिफिकेशन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या जो है मांगा जाता है, या फिर कितना आपका हाइट वेट और चेस्ट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिनका यहाँ पे वैल्यू होता है, या फिर कह सकते हैं कि अगर आप इस डिजीज को लेकर के जाएंगे इंडियन आर्मी में तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपको आँख की प्रॉब्लम है, या फिर कान में छेद वगैरह है कान के पर्दे में, या फिर आपको कोई गंभीर बीमारी है, तो आपको इंडियन आर्मी कभी भी इन्वाइट नहीं करती कि आप इंडियन आर्मी में आ सके, क्योंकि ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती। तो अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता, या फिर इलाज कराने के बाद भी अगर आप परेशान है, तो आप उस बीमारी को लेकर कभी भी इंडियन आर्मी में नहीं जा सकते। अगर बीमारी ठीक हो चुकी है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। छोटा मोटा ऑपरेशन किया हुआ है तो भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ऑपरेशन करने के बाद इंडियन आर्मी में जाएं या फिर नहीं जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं अगर आप बिल्कुल फिट है तो। लेकिन जिनकी हड्डी वगैरह टूटी है, फ्रैक्चर हो चुकी है, उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे केस में हमने देखा है कि उन्हें डायरेक्टली वहाँ से निकाल दिया जाता है और कोई भी डिफेंस जॉब इसे एक्सेप्ट नहीं करता। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो आखिरी होती है वो फिजिकल टेस्ट, यानी कि दोस्तों अगर आप जनरल ड्यूटी में जाते हैं तो यहाँ पे 200 नंबर का आपका टेस्ट होता है, जिसमें 100 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन और 100 नंबर का आपका फिजिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। 100 नंबर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिकल में क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसमें 2 चीज़ों का नंबर मिलता है। अगर आप जितनी रनिंग करेंगे उसका नंबर आपको मिलेगा, जो कि 60 नंबर के बेसिस पे आपको जो है 60 नंबर के बेसिस पे जो है आपको रनिंग के नंबर दिए जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे बीम्स यानी कि पुलअप वगैरह करते हैं तो उसमें आपको 40 नंबर अलग से उसमें दिया जाता है। यहाँ पे जो इसका जो वेटेज होता है वो काफ़ी अधिक होता है। अगर आप दौड़ में और बीम्स पुलअप्स में अगर अच्छे नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस लगभग जो है फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे नंबर कम आएगा तो आगे सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फोकस ज़्यादा करना होगा जीडी की अगर आपको नौकरी लेनी है तो, क्योंकि यहाँ पे नंबर सारे चीज़ का जुड़ जाता है, तभी उस पर आपका मेरिट लिस्ट या फिर कह सकते हैं कट ऑफ यहाँ पे बनता है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट ही निकलता है ज़्यादातर, और इसका इन्फॉर्मेशन किसी को दिया नहीं जाता क्योंकि वो सारा चीज़ सीक्रेट होता है। ना ही आपको यहाँ पे कॉपी दिखाई जाएगी आपकी, ना ही आपका कितना नंबर आया, वो सारा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया या फिर नहीं आया, सिर्फ इसी के अंदाज पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलता है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फिजिकल के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको 1600 मीटर की रनिंग कराई जाती है, जिसमें आपको 60 नंबर यानी कि 60 नंबर जो है अगर आप टाइम से जितना टाइम मिलेगा उसके अगर अंदर कर लेते हैं तो आपको 60 नंबर मिलता है। अगर आप गुड में आते हैं तो यहाँ पे आपको 48 नंबर जो है दिया जाता है। यहाँ पे टाइमिंग जो लिखा हुआ है टाइमिंग गलत है, क्योंकि दोस्तों ऐसा टाइमिंग कभी भी नहीं दिया जाता इंडियन आर्मी में, ये 10 से 20 सेकंड कम ही होता है। तो आपको इसका भी अंदाजा रहना होगा, और आप 5 मिनट और 5 मिनट 10 सेकंड की दौड़ बना के रखते हैं तभी आपको फ़ायदा मिलेगा आपकी इंडियन आर्मी जीडी की नौकरी लेने में। बात करते हैं दोस्तों पुलअप्स की, तो यहाँ पे आपको अगर आप 10 पुलअप्स करते हैं तो 40 नंबर, अगर आप 9 पुलअप करते हैं तो आपको यहाँ पे 33 नंबर, 8 का यहाँ पे 27 है, और इसके अलावा 7 अगर पुलअप्स करेंगे तो 21, और 6 का 16 नंबर यहाँ पे दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ का नंबर जुड़ता है। इसके अलावा 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, देन उसके बाद आपका जो है मेडिकल और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है और आप जीडी में ज्वाइन कर पाते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन, और कुछ जो चेंजेस हुए जो इन्फॉर्मेशन थी एजुकेशन सेक्टर की तो हमने आपको बता दी कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।